अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए ना फिजियोलॉजी का लेक्चर काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं किया। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेरा ख्याल है हमने लास्ट जो किया था वो कार्डियक मसल मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल कर लेते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है वो। और उसके लिए ना आपको हार्ट की सर्कुलेशन अभी मैं डायग्राम में आपको समझा दूंगी, वो आपको आती होगी, सिर्फ आप रिवाइज कर लें उसको, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी उसको समझने में, ठीक है। और ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा सुनने के बाद समझ में आया नहीं आया, कोई भी आपकी सजेशन हो वो मुझे दें, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारे कार्डियक साइकिल में है at the end of this lecture all the first year PDS and MBBS students will be able to describe the circulation of blood to and from the heart। पहले तो ये आ जाए आपको, तभी आप कार्डियक साइकिल समझेंगे। नंबर 2, define cardiac cycle and describe how it is initiated। Number 3, interpret the graph of a cardiac cycle and describe the different phases of cardiac cycle। क्योंकि जो इसका जो ये है ना कार्डियक साइकिल का ग्राफ, वो ऑस्पी में और आपके उसमें आ रहा होता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो गाइडन की बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है उसको आपको समझना, पहले टेक्स्ट पढ़ लें फिर उससे समझ लें, वो मैं समझा देती हूँ आपको। Number 4, you will be able to define the end diastolic volume, stroke volume, systolic volume and ejection fraction and their normal values। ये सब आपको आ जाएंगी, ठीक है। अब पहले हम सर्कुलेशन जरा सा रिवाइज कर लेते हैं जो आपको पहले से आती है। अब ये आप डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर्स में बताया हुआ हार्ट का ना ब्लड फ्लो कैसे चेम्बर से हो रही है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व्स हैं दोनों, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, इसलिए कि वो बीच में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व हो गए जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, एट्रियो वेंट्रिकल को। तो राइट साइड में जो वेल्व है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, उसको उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है उसका नाम है मिट्रल वेल्व, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरे 2 सेम्बुलर वेल्व है, और वो जो है वो कहाँ है, एक एओर्टा में है और एक पल्मोनरी आर्टरी में है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक जहां से निकल रही है उसमें एक लगा हुआ है, ओके। ये मैं बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो पल्मोनरी वेल्व है और एओर्टा में जो है वो एओर्टिक वेल्व है, ठीक है। तो 4 वेल्व्स हो गए, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व और 2 जो एओर्टिक और पल्मोनरी है उनको कहते हैं सेमिनल वेल्व। अब यहाँ आप इस डायग्राम में देखें, जो ब्लू पोर्शन है ना वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब राइट एट्रियम में आपको पता है कि जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा खुल रही है वहाँ पे उसकी वॉल पे क्या है, एसए नोड है, यानी कि साइनो एट्रियल नोड है जहाँ से एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आप जो तीर के निशान देख रहे हैं ना, इंफीरियर वेना कैवा, लेफ्ट साइड पे देखिए, इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आया लोअर साइड ऑफ द बॉडी से, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया, और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हेड, नेक और ट्रंक से, अपर ट्रंक से, सुपीरियर वेना कैवा से सारा ब्लड जो है वो आ जाता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, जब राइट एट्रियम फिल हो जाएगा तो जाहिर बात है जब कोई चीज, कोई चेम्बर फिल हो रहा है जो इलास्टिक भी है, यानी कि मसल उसके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जब उसमें ब्लड आएगा वो भरने जब लगेगा ना, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जाहिर बात है। जब ब्लड आ रहा है और उसका प्रेशर उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि ब्लड नहीं आया हुआ था, तो उसके वेल्व क्लोज होते हैं, यानी कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है ना वो क्लोज है, सही है। राइट साइड की हम बात कर रहे हैं तो ट्राइकस्पिड वेल्व, मिट्रल वेल्व, लेफ्ट साइड का वो क्लोज है। अब जब ब्लड यहाँ पे भर गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और उसका प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर ने पुश किया उस ब्लड प्रेशर ने पुश किया उस वेल्व को, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन जब हो गया तो उस वक्त वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स स्टेट में था, जाहिर बात है कि उसमें ब्लड नहीं इतना था, तो ब्लड यहाँ से फ्लो करके राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा
तो राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब इतना प्रेशर बढ़ जाए तो वो पुश करेगा बैकवर्ड वेल्व को, तो वेल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब वेल्व क्लोज होगा तो वेंट्रिकल भी तैयार हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है इजेक्ट होगा कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है, वो डिवाइड हो रही है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, तो दोनों लंग्स में ब्लड चला जाएगा। और चूंकि ये वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इस्तेमाल हुआ हुआ है सारे टिश्यूज में और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड है। जब वो पल्मोनरी ट्रंक में गया, उसके बाद लंग में गया, तो वहां एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आई हुई है, ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ खुलेगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन खुलती हैं। ठीक है, वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। वहां पे मिट्रल वेल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, वेल्व ओपन हो जाएंगे। वेल्व जैसे ही ओपन हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ने लगेगा, उसकी वजह से वो पुश करेगा बैकवर्ड, वेल्व को क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होंगे तो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को इजेक्ट कर देगा कहाँ, एओर्टा के थ्रू। एओर्टिक वेल्व खुल जाएगा। ठीक है, फिर और जैसे ही एओर्टिक वेल्व खुलेगा सारा ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू पेरिफ्री में चला जाएगा, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से वो सारे टिश्यूज को चला गया। तो ये कार्डियक साइकिल है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें पहले तो आपको ये सर्कुलेशन का सर्किट समझ में आ जाए, फिर उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम के जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब कार्डियक साइकिल को आप डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखें, एक बात याद रखें कि जो हमारा राइट एट्रियम में जो एसए नोड है, यानी साइनो एट्रियल नोड, जो नॉर्मल पेस मेकर है हार्ट का, वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वही जो है वो इस साइकिल को चला रहे हैं ना, मतलब तो वो ऑटोमेटिसिटी जो इसमें है वो कब बिगिन हुई थी। वो कोई ये तो नहीं कि वो रुक जाएगा फिर एक साइकिल कंप्लीट होगा फिर वो दोबारा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो जब फीटस डेवलप हो रहा था वूम में, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब हार्ट की बीट आई थी जिस वक्त, तो उस वक्त चलना शुरू हो गया था। ठीक है, हमारा पेस मेकर। और जब तक हम जिंदा हैं चलता रहेगा ना। कोई डिजीज हो सकती है, कुछ हो सकता है उसमें, एरिथमिया और ये सब वो नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे। तो वो तो चले ही जा रहा है, लेकिन उसको डिफाइन हम इस तरह करेंगे, द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये होगी उसकी। दो मतलब ये कि एक बीट शुरू हुई और फिर पूरी खत्म होकर दूसरी शुरू हो जाए, तो उसके दौरान जो चेंजेस हो रही है ना वॉल्यूम में, प्रेशर में, उसको मिला के कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द साइनस नोड। सही। अब लोकेशन इसकी आपको आनी चाहिए कहां पे है, सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा, and the action potential travels from here rapidly through both atria and through AV bundle into the ventricles। ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कंडक्शन पाथवे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अच्छा, because of this special arrangement of the conducting system from the atria to the ventricles, there is a delay of more than 0.1 second during passage of cardiac impulse from the atria to the ventricle। अब देखें इसमें अल्लाह मियाँ की हिकमत है। इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने लगता है ना एक्शन पोटेंशियल, तो 0.1 सेकेंड से ज्यादा का थोड़ा सा वहां पे डिले है। क्यों डिले है? इसलिए कि वहां पे गैप जंक्शंस ना लमिया ने कम बनाए। गैप जंक्शंस क्या होते हैं? जो सिंसीटियम बना रहे हैं, यानी कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं कार्डियक सेल्स के बीच में, जो मेम्ब्रेन्स ही हैं वो जब जुड़ी हुई है वहां पे, तो वहां पे आयन का फ्री एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं गैप जंक्शन। तो यहाँ पे ना एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में अल्लाह ने गैप जंक्शंस कम रखे हैं, इस वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है थोड़ी देर से वो जाता है। उसकी हिकमत ये है कि पहले एट्रिया पूरा बढ़ जाए, फिर उसका प्रेशर इंक्रीज होके जब वेल्व क्लोज हो तो फिर जो है वो इजेक्ट करे वेंट्रिकल में, तो थोड़ा टाइम हो। ये नहीं कि दोनों चीजें इकट्ठा ही
अगर इजेक्ट होने लगे तो कितनी मतलब ये कि हैपेजर्ड हो जाएगी ना, पूरा भर नहीं सकेगा वेंट्रिकल और पहले ही वो जो है वो इजेक्ट कर देगा, या इसलिए वहां पे डिले है एट्रियोवेंट्रिकुलर एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में। This allows the atria to contract ahead of the ventricular contraction, thereby pumping blood into the ventricles before the strong ventricular contraction begins. ठीक है, तो एट्रिया जो है वो वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि सारा ब्लड वहां चला जाए वेंट्रिकल में। फिर जब वेंट्रिकल भर जाए पूरा और उसके प्रेशर से जब वेल्व क्लोज हो जाए तभी जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, Does the atria act as a primer pump? अब जाहिर बात है एट्रिया पहले उससे ahead of ventricular contraction पहले कॉन्ट्रैक्ट करें तो हम उसको प्राइमर पंप लेते हैं। ठीक है, फॉर द वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स के लिए वो प्राइमर हैं, ब्लड वहां पे भेज रहे हैं। एंड द वेंट्रिकल्स इन टर्न प्रोवाइड द मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर मूविंग ब्लड थ्रू द बॉडीज वेस्कुलर सिस्टम। और वेंट्रिकल का मास ज्यादा है दोनों वेंट्रिकल का, क्योंकि इतना पावर उसमें होना चाहिए कि वो ब्लड इजेक्ट कर सके पेरिफ्री के थ्रू, और जो है ना वो सारा फिर पेरिफ्री में वेस्कुलर सिस्टम में आ सके ब्लड। अब डायस्टली एंड सिस्टली क्या होती है? जो मतलब जो कार्डियक साइकिल जो है वो कंसिस्ट कर रहा है एक पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन पे, और दूसरा उसको कहते हैं रिलैक्सेशन का जो पीरियड है। यानी क्या पीरियड है रिलैक्सेशन का? जब ब्लड आके भर रहा है वो रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसको कहते हैं डायस्टली। हार्ट जो है वो फिल हो रहा है, फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिर जब पूरा वो भर जाएगा, वेल्व क्लोज हो जाएंगे, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड इजेक्ट करेगा ना। ये तो नहीं कि पहले वेल्व बंद ही नहीं हुआ तो आधा ब्लड तो वापस उसमें चला जाएगा एट्रिया में। ये तो डिजीज कंडीशन हो जाएगी ना, इनकॉम्पिटेंस अगर है तो। ये फिर पहले आप नॉर्मल समझ रहे हैं तो फिर आपको एबनॉर्मेलिटी आसानी से समझ में आ सकती है। तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टली। अब जो है ना ये है ये ग्राफ। अब आपको ये समझना है ग्राफ ना, ये आपके पास रखा हुआ होगा, ऑस्पी में आपसे एग्जामिनर सवाल करेगा वाइवा के। ठीक है, तो अब इसमें आप नीचे से शुरू करें। राइट साइड पे आप देखिए नीचे है फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम का मतलब है जो आवाजें आ रही होती है ना कार्डियक साइकिल में, वो है ये। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए बस सिर्फ मैं आपको जो वेव्स है ना वो समझा दूंगी ताकि आप इसको थोड़ा समझ लें। अब नेक्स्ट हम करेंगे ईसीजी, तो बहुत तफसील से मैं बताऊंगी कि किस तरह आपको ईसीजी पढ़ना आ जाए। ठीक है, तो दूसरा जो है वो ईसीजी है ब्राउन कलर का। अब उसके ऊपर जो लाइन आ रही है वो है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, कहाँ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद आ रही है वेंट्रिकुलर प्रेशर की लाइन। ठीक है, रेड कलर की जो ऊपर जा रही है। फिर एट्रियल प्रेशर देखें, जो वो डैश डैश करके है ना वो एट्रियल प्रेशर है। फिर डैश डैश करके ऊपर सबसे जो लिखा हुआ है वो एओर्टिक प्रेशर है। सही है, तो ये चीजें हमने समझनी है अकॉर्डिंग टू द कार्डियक साइकिल में कहां पे क्या चीज हो रही है। सही है, तो अब ना यहां पे आप देखें फोनोकार्डियोग्राम लेफ्ट साइड से आप देखिए कि एक जो है पीरियड ऑफ सिस्टली देखें जहां पे लिखा हुआ है वो छोटा है ना, और डायस्टली जो रिलैक्सेशन का पीरियड है वो थोड़ा बड़ा है। फिर उसके बाद एक सिस्टली आ गई, यानी कि ये एक पूरा कार्डियक साइकिल आपको उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ईसीजी मैं बताती हूँ। ईसीजी यहीं पे आप देखिए, जब ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया में जब डीपोलराइजेशन होती है ना तो पी वेव आती है। सही है, पी वेव आती है और उसके फौरन बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन को पी वेव डिनोट कर रही है। अब ये आप लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, बीच वाले में लिखा हुआ है। तो बीच वाले में आप देखिए टूवर्ड्स द राइट, पी वेव जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिपिक्ट कर रही है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल, चूंकि बहुत बड़ा मास है तो वेंट्रिकल में जो है ना कॉन्ट्रैक्शन की 3 वेव्स आती हैं जो मिली हुई हैं। एक क्यू है, एक आर है और एक एस है। क्यू वेव नॉर्मली एब्सेंट होती है। ठीक है, लेकिन आप उसको इन्होंने बताया हुआ आपको एक नेगेटिव वेव होगी छोटी सी जो बेस लाइन से नीचे गई हुई है, वो क्यू वेव है। और फिर उसके बाद एक
पॉजिटिव वेव आती है जिसको हम कहते हैं आर वेव, ठीक है। आर वेव के बाद एक नेगेटिव वेव आती है, उसको एस वेव कहते हैं। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा जो है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल जो है रिलैक्सेशन में जाने लगता है तो टी वेव आ जाती है। अच्छा, एट्रिया की रिलैक्सेशन वेव नजर नहीं आती हमको, यानी कि रिपोलराइजेशन वेव, क्योंकि वेंट्रिकल का मास इतना बड़ा है कि वो उसमें नीचे बरी हो जाती है। तो कभी ईसीजी में एट्रियल रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन की वेव नजर नहीं आती, सही है। अब देखें आप, ये आपको समझ में आया। अब जब आप जरा लेफ्ट साइड से देखिए तो इसके ऊपर आप देखें वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को देखें, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, और फिर उसके बाद एवी वेल्व देखिए जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे एवी वेल्व कब क्लोज होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब एट्रिया में ब्लड फिल हो जाएगा आके, और उसका प्रेशर, जाहिर बात है जब फिल होगा तो वो थोड़ा सा उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस प्रेशर से एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व यानी कि जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व हैं वो उस प्रेशर से उसमें वो पुश करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही वो क्लोज होंगे, जहां पे ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एवी वेल्व क्लोज, तो अगर हम स्टेथोस्कोप लगा के और हार्ट पे रख के हम सुने, प्रीकॉर्डियम कहते हैं, यानी कि हार्ट के ऊपर जो चेस्ट का पार्ट है ना उसको हम कहते हैं प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम में स्टेथोस्कोप रखें तो हमको एक साउंड सुनाई देगा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। यानी फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? जब वेल्व क्लोज होते हैं तब हमें साउंड सुनाई देते हैं, जो ओपन होते हैं तो हमें हार्ट साउंड सुनाई नहीं देते, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व गिव राइज टू फर्स्ट हार्ट साउंड। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व इज कॉरिस्पॉन्डिंग विद द फर्स्ट हार्ट साउंड, सही है। क्लोज हो गया, जब एवी वेल्व क्लोज हो गया तो ब्लड जो है वो उसमें जब आया था, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया था, तो आप देखें वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये रेड कलर की जो लाइन है ना, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर की लाइन है। अब ये कितना ज्यादा हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही ज्यादा होगा तो एवी वेल्व जो है वो उसके प्रेशर से बैकवर्ड फ्लो की वजह से बंद हो जाएंगे, ठीक है। बंद हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इजेक्शन होगी। अब ऊपर आप देखें लिखा हुआ है एओर्टिक वेल्व ओपन, उस प्रेशर से एओर्टिक वेल्व जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। एवी वेल्व उस वक्त बंद है, अब एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड जो है वो गश करेगा एओर्टा में, उसको कहते हैं इजेक्शन। तो जाहिर बात है ब्लड की इजेक्शन हो जाएगी। अब जब इजेक्शन होने लगेगी ना तो वेंट्रिकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, उसका जाहिर बात है ब्लड तो निकल के जा रहा है तो वेंट्रिकल में तो कम रह रहा है ना, मतलब कम होता जा रहा है, तो उसमें रिलैक्सेशन होने लगेगी वेंट्रिकल की। जैसे ही वो रिलैक्स हो रहा है तो यहाँ पे आप देखें उसमें टी वेव आ जाएगी, ये टी वेव आ गई यहाँ पे रिलैक्सेशन में, आप देखें टी वेव आ गई, ठीक है। अब एओर्टिक वेल्व कब क्लोज होगा? फिर अब दोबारा से ये फिल होने लगेगा एट्रिया, फिर उसमें वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, फिर उसके बाद वेंट्रिकल का जब प्रेशर जो है वो जब ब्लड इजेक्ट हो जाएगा तो एओर्टा का प्रेशर बढ़ जाएगा। एओर्टा का जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर के बैकवर्ड फ्लो की वजह से और प्रेशर की वजह से जो है ना ये वेल्व क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज हो जाएंगे जिस वक्त ये सेमिलुनार वेल्व यानी कि पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व जब क्लोज हो जाएंगे तो वेंट्रिकल में फिर दोबारा से ब्लड आने लगेगा एट्रिया के थ्रू। आई समझ? ये है कार्डियक साइकिल आपका। तो अब हमने देख लेना है इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये एवी वेल्व यहाँ क्लोज हो गया, फिर एवी वेल्व यहाँ ओपन हो गए। फिर जब एवी वेल्व क्लोज होते हैं ना, अगर मैं स्टेथोस्कोप से सुनूं प्रीकॉर्डियम में रख के स्टेथोस्कोप, तो मुझे एक और हार्ट साउंड सुनाई देगा उस वक्त, ठीक है। उसको कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देगा? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होते हैं। तो मैंने गलती से वो एवी वेल्व कह दिया, वो सेमिलुनार वेल्व जब क्लोज होंगे ना तो फिर हमको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ पे कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, नीचे देखें जहां सिस्टली लिखा है फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड के आप ऊपर जाएं तो एवी वेल्व क्लोजर लिखा हुआ है।
फिर उसके बाद सेकंड हार्ट साउंड के ऊपर जाएं, एओर्टिक वेल्व क्लोजेस, ठीक है, तो आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। अब इसमें ना एट्रियल प्रेशर की भी लाइंस है। एट्रियल प्रेशर देखें जहां पे लिखा हुआ है, लेफ्ट से टूवर्ड्स राइट आइए, जहां पे ये एट्रियल प्रेशर की जो लाइंस है ना वो डैश डैश करके हैं, ठीक है। तो ए लिखा हुआ है एक छोटा सा, पहला आप देखें ए जो है ना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रियल प्रेशर में वेव आती है, उसको ए कहते हैं। फिर सी है और फिर बी है, ठीक है। तो इसको हम आगे और देख लेते हैं, ये सारा आपको समझ में आ गया। अब एट्रियल सिस्टली, अब एट्रियल सिस्टली देखें, कॉरेस्पॉन्ड करिए ऊपर जहां पे लिखा हुआ है एट्रियल सिस्टली, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद द पी वेव, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टली, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद द QRS कॉम्प्लेक्स, और रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद द टी वेव, सही है। तो ये ECG हो गया। अब इसको बहुत अच्छे से, अब यहाँ पे आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन लिखा हुआ है, वो अब आगे देख लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ECG टू कार्डियक साइकिल, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है आप बस देख लें, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मैंने बताया, उसमें PQRS की वेव्स होती हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस जनरेटेड बाय द हार्ट एंड रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी। अगर जैसे कि हमारे हार्ट में तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन हो रही है ना ऑटोमेटिक, तो अगर मतलब करंट आ रहा है इलेक्ट्रिकल करंट, तो अगर मैं लीड्स लगा दूं चेस्ट के ऊपर और उसको कनेक्ट कर दूं ECG मशीन से, तो उसमें एक स्टिलेट होता है इंक वाला और साथ में रनिंग पेपर होता है, तो वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा ना जो भी मेरे हार्ट में या किसी के भी हार्ट में जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो उससे फिर वो नीडल हिल हिल के और बनाने लगेगी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। पी वेव मैंने बता दिया कब आती है, जब एट्रिया डीपोलराइज होता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पी वेव इज कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन थ्रू द एट्रिया एंड दिस इज फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन व्हिच कॉजेस अ स्लाइट राइज इन एट्रियल प्रेशर कर्व इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पी वेव, ठीक है। तो जैसे पी वेव आती है उसके बाद जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा है तो उसमें 3 वेव्स हैं कॉन्ट्रैक्शन की, अबाउट 0.16 सेकेंड। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना गैप जंक्शंस कम है, तो इसलिए डिले हो जाता है एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में आने में। अबाउट 0.16 सेकेंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द पी वेव, द QRS कॉम्प्लेक्स अपीयर as a result of electrical depolarization of the ventricle, which initiates contraction of the ventricles and causes the ventricle pressure to begin rising. Therefore, the QRS complex begins slightly before the onset of the ventricular systole. तो जो QRS complex आता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, फिर उसके बाद it is followed by ventricular contraction. फिर T wave क्या है? T wave जो है repolarization जब हो जाती है ventricle की, यानी कि जब वो relax हो जाता है तो उसमें T wave आ जाती है. Finally, one observes the ventricular T wave in the ECG. This represents the stage of repolarization of the ventricle when the ventricle muscle fibers begin to relax. मतलब ये कि सोडियम के चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम बाहर जाने लगता है तो रिलैक्सेशन हो जाती है वेंट्रिकल्स की, सही है। एक्शन पोटेंशियल में यही होता है। फंक्शन ऑफ एट्रिया एज अ पंप, मैंने आपको बता दिया कि एट्रिया प्राइमल पंप है, ठीक है। ब्लड नॉर्मली फ्लोज कंटिन्यूअली फ्रॉम द ग्रेट वेन्स इनटू द एट्रिया, जो मैंने आपको बताया अबाउट 80%, आप ये समझने की जरूरत है, अबाउट 80% ऑफ द ब्लड फ्लोज डायरेक्टली थ्रू द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स इवन बिफोर द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत अच्छे से समझ लें कि जो ब्लड सारा हमारी बॉडी से इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है, उसका वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो एट्रिया का जो 80% ब्लड है ना वो खुद ब खुद जब वेल्व ओपन होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, खुद ब खुद जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ 20% ब्लड जब जाता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो एट्रिया का काम, अगर कोई डिजीज हो जाए, एट्रिया सही कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके तो भी 80% ब्लड जा रहा होगा और हमारा कार्डियक साइकिल नॉर्मल चल रहा होगा, तो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होंगे और एट्रिया फेलियर की तरफ जा रहा होगा भी तो। लेकिन जब वही पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, एक्सर्शन लेगा, जब उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि एट्रिया सही काम नहीं कर रहा, फिर जो है ना साइंस ऑफ कार्डियक फेलियर अपीयर होंगे। तो 80% ब्लड तो खुद ही चला जाता है, सिर्फ 20% जो है वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद जाता है, सही है।
Therefore, atria simply function as primer pumps that increase the ventricular pumping effectiveness as much as 20%. अब यही बात बताई भी है इधर कि however the heart can continue to operate under most conditions even without this extra 20% effectiveness because it normally has the capability of pumping 300 to 400% more blood than is required by the resting body. तो अल्लाह मैंने इतना सर्वाइवल रेंज रखा हुआ है कि पता ही नहीं चलेगा कि अगर एट्रिया काम करना छोड़ दे तो 80% ब्लड तो जा रहा होगा ना, तो पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे एट रेस्ट. Therefore, when atria fail to function, the difference is unlikely to be noticed unless a person exercises. Then acute signs of heart failure will develop. हार्ट फेलियर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी लास्ट में, जब सब कुछ पढ़ चुके होंगे, ताकि आपको सब समझ में आ गया हो, तो फिर आप हार्ट फेलियर समझ लें. प्रेशर चेंजेस मैंने आपको अभी बता दिए थे. एट्रिया में जो डैश डैश करके लाइन आ रही थी ना, पिछले आप देख लीजिएगा, उसमें एट्रिया में क्या क्या होता है. स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल वी वेव्स आती हैं उसमें. इन द एट्रियल कर्व, प्रेशर कर्व, 3 minor pressure elevations called A, C and V atrial pressure waves are noted. A wave is caused by atrial contraction, जब P wave आ रही होती है ECG में, ठीक है, corresponds with the ECG P wave. Normally the right atrial pressure increases 4 to 6 millimeter of mercury during atrial contraction. जो right वाला है उसमें 4 to 6 millimeter of mercury increase होता है pressure ब्लड के आने की वजह से, and the left atrial pressure increases about 7 to 8 millimeter of mercury. ठीक है. The C wave occurs when the ventricle begin to contract. यानी कि जब ventricle contract करना शुरू करते हैं तो फौरन C wave आ जाती है. It is caused partly by slight backflow of blood into the atria and the onset of ventricular contraction, but mainly by bulging of the AV valve backward toward the atria because increasing pressure in the ventricle. ठीक है. तो AV valve जो backward bulge कर रहे होते हैं उसकी वजह से आती है ये. The V wave occurs towards the end of ventricular contraction. ठीक है. कब आती है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं तो वी वेव आ जाती है. एट्रियल वेव, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स हैं ये, एट्रियल प्रेशर की वेव्स हैं. It results from slow flow of blood into the atria from the veins while the AV valves are closed during ventricular contraction. ठीक है. Then when the ventricular contraction is over, the AV valve open, allowing this stored atrial blood to flow rapidly into the ventricles and causing the V wave to disappear. V wave फिर disappear हो जाती है. ठीक है. अब function of ventricles as pumps. During ventricular systole, large amount of blood accumulate in the right and the left atria because of the closed AV valve. जब एट्रिया में ब्लड आ रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से, तो एवी वेल्व क्लोज होते हैं उस वक्त. जाहिर बात है जब रिलैक्स कर रहे हैं तो क्लोज होने चाहिए ना. अगर क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड वहां से जाके और भरा भी नहीं होगा और वो डायरेक्ट उधर चला जाएगा क्या वेंट्रिकल में? नहीं. पहले एवी वेल्व क्लोज होते हैं, फिर वहां ब्लड आना शुरू होता है, फिर वो भरता है, उसका वॉल्यूम और उसका प्रेशर फिर इंक्रीज होता है. ठीक है. तो फिर वो ओपन होंगे उस प्रेशर से एवी वेल्व्स. Therefore, as soon as systole is over and the ventricular pressure fall again to their low diastolic values, the moderately increased pressure that have developed in atria during ventricular systole immediately push the AV valve open and allow blood to flow rapidly into the ventricle. अब जब atria relax कर रहा है तो उस वक्त ventricle contract कर रहे होते हैं. ठीक है. This is called period of rapid filling of the ventricles. तो मतलब जब एट्रिया का प्रेशर इतना बढ़ जाता है और बैकवर्ड फ्लो से उसके वेल्व खुल जाते हैं तो फौरन ब्लड जो है वो गश करके वेंट्रिकल में आने लगता है. तो उसको कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स. ठीक है. यानी 80% रैपिड फिलिंग हो जाएगी ना, सिर्फ 20% रह जाएगा उसमें जो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आएगा. द पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग लास्ट फॉर अबाउट फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टोली. अब रिलैक्सेशन को पीरियड को हमने 3 में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट थर्ड, मिडिल थर्ड, लास्ट थर्ड. ठीक है. फर्स्ट थर्ड में जो है रैपिड फिलिंग हो जाती है. मिडिल थर्ड में क्या होता है डायस्टोली के, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मली फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल. दिस इज द ब्लड दैट कंटिन्यूज टू एम्प्टी इनटू द एट्रिया फ्रॉम द वेन्स एंड पास थ्रू द एट्रिया डायरेक्टली इनटू द वेंट्रिकल्स. मतलब ये कि वो जाहिर बात है ब्लड कोई रुक तो नहीं जाएगा ना, ब्लड तो आता रहेगा एट्रिया में राइट और सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, तो वो उसमें जाता रहेगा. ठीक है.
ड्यूरिंग द लास्ट थर्ड में क्या होगा, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जो 20% ब्लड है ना, वो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट गिव्स एन एडिशनल थ्रस्ट टू द इनफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स अबाउट 20% फिलिंग। तो 80% जो है एट्रियल ब्लड वो रैपिड फिलिंग में आता है। मिडिल थर्ड में जो है कौन सा ब्लड आ रहा है, जो आया जा रहा है ना राइट एट्रियम में सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से, वो, और फिर उसके बाद जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर 20% जो ब्लड रह गया था वो वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वेंट्रिकल का फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा तो वेल्व जो है वो पुश होंगे बैकवर्ड, एवी वेल्व, और वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो एम्प्टीइंग ऑफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टली, पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होती है, आपको जब हमने स्केलेटल मसल, नर्व एंड मसल पढ़ा था तो स्केलेटल मसल मैकेनिक्स पढ़े थे, उसमें आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी, वो ही है ये। तो इमीडिएटली आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, द वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस एब्रप्टली कॉजिंग द एवी वेल्व टू क्लोज। तो सबसे पहले तो मतलब उसके प्रेशर की वजह से पहले एवी वेल्व क्लोज हो जाएंगे ना। अगर क्लोज नहीं हो और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो ब्लड तो वापस एट्रिया में चला जाएगा, तो वो तो नहीं होना। नॉर्मली उसको सारा का सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर निकलना है। ठीक है, मतलब तो सारा गलत हो जाएगा कार्डियक साइकिल, मतलब डिजीज स्टेट में। तो एवी वेल्व जब क्लोज हो जाएगा, देन एन एडिशनल 0.02 to 0.03 सेकेंड इज रिक्वायर्ड फॉर द वेंट्रिकल टू बिल्ड अप सफिशिएंट प्रेशर टू पुश द सेमिनल वेल्व्स, एओर्टिक एंड पल्मोनरी जो हैं वो ओपन हो जाएंगे अगेंस्ट द प्रेशर्स इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो फिर चूंकि प्रेशर इतना बढ़ गया था, इतना ब्लड आ गया था उसमें, तो प्रेशर से वो जो है वो बंद हो जाएंगे जो एवी वेल्व है, और सामने जो सेमिलुनार वेल्व है वो उस प्रेशर की वजह से ओपन हो जाएंगे। कौन से, यानी कि पल्मोनरी वेल्व एंड द एओर्टिक वेल्व। जो पल्मोनरी वेल्व ओपन होगा तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक से, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाके डीऑक्सीजनेट होने के लिए चल जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है वो एओर्टा के थ्रू पेरिफेरी पे चला जाएगा। सही है। पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या मतलब, आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। Therefore, during the period, contraction is occurring in the ventricle, but there is no emptying. अब हमने यही पढ़ा था ना स्केलेटल मसल मैकेनिक्स में कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि लेंथन हो रहा है मसल, लेकिन जो है ना सार्कोमियर अभी छोटे नहीं हुए हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो सार्कोमियर का साइज छोटा हो जाएगा ना, तो बस सिर्फ लेंथन हो रहे हैं लेकिन छोटे नहीं हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देयरफॉर ड्यूरिंग द पीरियड कॉन्ट्रैक्शन इज अकरिंग इन द वेंट्रिकल बट देयर इज नो एम्प्टीइंग। ठीक है, क्योंकि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा एम्प्टीइंग नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन एम्प्टीइंग अभी शुरू नहीं हुई है। This is called period of isovolumic or isometric contraction, meaning that the tension is increasing in the muscle. Tension तो बढ़ रही है लेकिन there is no shortening of the muscle fiber is occurring, यानी कि सार्कोमियर की शॉर्टनिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, सार्कोमियर क्या होता है स्केलेटल मसल में या कार्डियक मसल में, जो है दो जेड डिस्क के बीच का जो हिस्सा है ना वो होता है सार्कोमियर। पीरियड ऑफ इजेक्शन, तो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन इजेक्शन नहीं हुई है, अब पीरियड ऑफ इजेक्शन के बाद होगा। When the left ventricular pressure rises slightly above 80 mm of mercury and right ventricular pressure slightly above 8 mm of mercury, 80 mm यानी कि हमारा जो 100 और 120 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा, तो 8 mm ऑफ मर्क्यूरी वहां का बढ़ता है राइट का, और लेफ्ट का 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, द वेंट्रिकुलर प्रेशर पुश द सेमिनल वेल्व ओपन, यानी कि फिर आपके पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व खुल जाएंगे। Immediately blood begins to pour out of the ventricle with about 70% of the blood emptying occurring during the first third of the period of ejection and the remaining 30% emptying during the next 2/3. तो इसको भी जो इजेक्शन का मतलब जो पीरियड है कॉन्ट्रैक्शन का, उसको भी 3 में डिवाइड कर लिया है। जो फर्स्ट थर्ड है ना उसमें 70% ब्लड इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2/3 है मिडिल और लास्ट वाला, उसमें 30% एम्प्टिंग होती है नेक्स्ट 2/3 में।
Therefore the first third is called the period of rapid ejection, जैसे period of rapid filling हुई थी, अब पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन है, एंड द लास्ट 2/3 द पीरियड ऑफ स्लो इजेक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 3/3 में डिवाइड किया है। पहला थर्ड जो है पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन है और लास्ट 2/3 पीरियड ऑफ स्लो इजेक्शन है। पीरियड ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसका क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है कि मतलब रिलैक्स कर रहा है अभी, लेकिन at the end of the systole, ventricular relaxation begins suddenly, allowing both the right and the left intraventricular pressure in the distended large arteries that have just been filled with the blood from contracted ventricle immediately push blood back toward the ventricle, which snaps the aortic and pulmonary valve closed. क्योंकि ब्लड जो है पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, एओर्टा में चला गया, वहां का प्रेशर जब बढ़ गया तो उसने बैकवर्ड प्रेशर की वजह से एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? For another 0.03 to 0.06 seconds, the ventricular muscle continues to relax even though the ventricular volume does not change. अब रिलैक्स तो होना शुरू हो जाता है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, गिविंग राइज टू पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन करते हैं। ठीक है, रिलैक्स करना शुरू कर दिया लेकिन अभी वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेज। अब जाहिर बात है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लड तो सारा इजेक्ट हो गया, या तो पल्मोनरी ट्रंक में चला गया या फिर एओर्टा में चला गया, दोनों साइड से। ड्यूरिंग द पीरियड द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज रैपिडली बैक टू देयर लो डायस्टोलिक वैल्यूज। तो फिर जो बढ़ा था प्रेशर वो दोबारा अपने रिलैक्सेशन या पीरियड यानी डायस्टोलिक वैल्यूज पे आ जाएगा। देन द एवी वैल्व ओपन। अब जब वो रिलैक्स करने लगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व ओपन हो जाएंगे ना, ताकि एट्रिया से ब्लड वापस इसमें भरने लगे। ठीक है, देन द एवी वैल्व यानी कि कौन से वेल्व हैं वो? राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे मिट्रल। देन द एवी वेल्व ओपन टू बिगिन अ न्यू साइकिल ऑफ वेंट्रिकुलर पंपिंग। तो एक पूरा कार्डियक साइकिल आपको अब समझ में आ गया। अब ना आपने समझ लेना है कि ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आप याद करें कि ये है क्या। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? देखिए नाम से जाहिर होगा, एंड डायस्टोलिक यानी जब रिलैक्स कर रहा है तो उसमें जितना वॉल्यूम आया हुआ है ना वो एंड डायस्टोलिक है। ड्यूरिंग डायस्टोली नॉर्मल फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल टू अबाउट 110 to 120 मिलीलीटर्स। यानी कि जितने रिलैक्सेशन में वेंट्रिकल के ब्लड आगे बढ़ता है ना, वो कितना है, हमारी जो मतलब स्टोरेज पावर है उसकी 110 to 120 मिलीलीटर्स आ जाता है। ठीक है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब मैंने आगे आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें आप लिखेंगे 110 to 120 मिलीलीटर इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, 110 to 120 ml। जब पूरा ब्लड से फिर फिल हो जाता है वेंट्रिकल तो उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसको कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? As the ventricles empty during the systole, the volume decreases about 70 milliliters, which is called the stroke volume। यानी कि एक बीट में जितना वेंट्रिकल से वॉल्यूम इजेक्ट हो जाता है ना, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है पर बीट। ठीक है, 70 मिलीलीटर्स होता है वो। तो जाहिर बात है जब ब्लड निकल गया तो फिर कम हो जाएगा ना उसमें। द रिमेनिंग वॉल्यूम इन द ईच वेंट्रिकल अबाउट 40 to 50 मिलीलीटर्स इज कॉल्ड द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जब ब्लड निकल गया 70 ml तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर गया ना अब तो वेंट्रिकल, तो फिर 50 या 40 मिलीलीटर उसमें से आप माइनस कर दें 120 या 110 में से 70 को, तो आपके पास 40 या 50 मिलीलीटर बच जाएगा, तो वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आ गया? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। ठीक है, तो जो बच गया वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यूजुअली इक्वल्स टू अबाउट 60%। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था? जब मतलब रिलैक्स कर रहा था वेंट्रिकल, जितना ब्लड उसमें आया उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, और वो होता है 110 to 120 मिलीलीटर नॉर्मली। ठीक है, अब उसका जो फ्रैक्शन है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है ना, उसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। और एक्चुअली ये हार्ट की कितनी आपकी हार्ट
जो है वो स्ट्रॉन्ग है या आपका हार्ट कितना हेल्दी है वो बताता है। 60% होता है नॉर्मली। तो ये हम कैसे हम पता करते हैं, एकोकार्डियोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। Stroke volume, when the heart contracts strongly, the end systolic volume can decrease to as little as 10 to 20 milliliters. Normally 40 to 50 होता है, लेकिन अगर हार्ट बहुत उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए तो इतना ज्यादा वो ब्लड इजेक्ट कर देगा ना, यानी कि 70 से ज्यादा कर देगा, तो 10 to 20 मिलीलीटर रह जाएगा। Conversely, when large amount of blood flows into the ventricle, अब जाहिर बात है वो डिपेंड कर रहा है कितना ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। तो conversely, when large amount of blood flows into the ventricles during diastole, the ventricular and diastolic volume can become as great as 150 to 180 milliliters in a healthy heart. यानी healthy heart जो है ना वो इतना भी accumulate कर सकता है। Normally तो end diastolic volume 110 to 120 milliliters होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा ब्लड भी आ जाए venous return के थ्रू, यानी कि राइट एट्रियम में फिर राइट वेंट्रिकल में, तो 150-80 को भी नॉर्मल हार्ट जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। सही है। By both increasing the end diastolic volume and decreasing the end systolic volume, the stroke volume output can be increased more than double the normal. जाहिर बात है कि जब end diastolic volume increase अगर हो जाए, ज्यादा ब्लड आ जाए उसमें, और फिर वो ज्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करके उसे इजेक्ट कर दे, तो डिक्रीज हो जाएगा ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक है, डबल हो जाएगी। ये आपका खत्म हो गया। अब देखें आपको समझ में आ गया या नहीं। मुझे प्लीज जरूर, कोई भी मुझे कमेंट नहीं करता, आप लोग कमेंट तो करें ना। मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं वो ही कर दें कम से कम, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। और बाकी अगर आप लोग सुन रहे हैं, अगर करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आपके लिए असाइनमेंट देखें मैंने बनाया है। अब समरी थोड़ी सी बता देती हूँ मैं। The cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next is known as cardiac cycle. Cardiac cycle is initiated by the spontaneous generation of the action potential in the SA node located in the right atria. Cardiac cycle begins with the isometric relaxation of the atria while AV valves are closed. There is filling of atria with blood from the veins, increasing the atrial pressure to open the AV valve, and filling of the ventricles begin next, increasing ventricular pressure and closes the AV valve. Increased ventricular pressure opens the cerebellar valve, aortic and pulmonary, to eject the blood in the systemic and the pulmonary circulation. Ventricular pressure then decreases to low diastolic value and AV valve closed while atrial filling occurs and the next cardiac cycle begins. ठीक है, असाइनमेंट आप देखें। इसमें क्वेश्चन 1 है डिफाइन कार्डियक साइकिल। अब एकदम पूछ लेती हूँ मैं, तो बस वाइवा में आ ही नहीं रहा। क्या है भाई, एक डेफिनेशन, आपको इतना सारा समझ लिया तो उसकी डेफिनेशन तो बताओ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कार्डियक साइकिल एंड लेबल इट। और पूरा आप जो अपना टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से आपको एक एक चीज समझानी आनी चाहिए, जैसे अभी मैंने बताई आपको। डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, कौन कौन से फेजेस होते हैं। डिफाइन एंड क्वेश्चन 4 है डिफाइन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड इजेक्शन फ्रैक्शन एंड राइट देयर नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारा आप छोटे छोटे सा लिख लें हेडिंग लगा के। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम सब आ जाएगा आपको। दैट्स इट। ठीक है, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।